हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 6। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में काफ़ी हद तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट लाइक वी कैन से 40% तक। इसके आगे का जो पार्ट है हमारे चैप्टर का, चैप्टर 6 का, वो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि आज मैं फिनिश कर दूँ आपका चैप्टर 6। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स रह जाएंगे आपके एनसीईआरटी के बुक के एंड में। जो क्वेश्चन आंसर प्रोवाइडेड है, आई गेस इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन है। लेट मी शो यू। यस, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है लास्ट पेज पे। यस, सो आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। इनकी वीडियो भी आपको इधर टुडे और टुमारो आपको क्वेश्चन 10 की भी वीडियो मिल जाएगी, 1 to 10 की। इसके अलावा अगर आपको और किसी कंटेंट की वीडियो चाहिए रिगार्डिंग टू योर स्पेसिफिक चैप्टर, या फिर और भी कोई स्पेसिफिक कंटेंट आपको चाहिए, तो आप वो मुझे मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। आई विल मेक श्योर कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी नीड्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊं, आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करूं, ताकि एग्जाम आपको देने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एंड आप अच्छे से स्कोर कर पाओ इन योर एग्जाम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने 7 तक कर लिए थे, जहाँ पे हमने पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात की थी फॉर मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी। उसके आगे हम बात करेंगे रीजनलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो उसकी रूट्स कहाँ से निकल के आई है। फर्स्ट आ जाता है हमारा डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी। जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो वो इंडिया की जो डाइवर्स लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्राइब और रिलीजन्स है, उनकी बात करता है। एक जोग्राफिकल कंसंट्रेशन देखी जाती है, जहाँ पे जितने भी आइडेंटिटी मार्कर्स है वो कंसंट्रेटेड रहते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, तभी उनकी जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है वो एक पर्टिकुलर रीजन से कनेक्ट हो पाती है। रीजनल डिप्रिवेशन होते हैं, जहाँ पे सेंस ऑफ निग्लेक्ट देखा जाता है, डिप्रिवेशन देखी जाती है, जिसकी वजह से रीजनल सेंटिमेंट लोगों के अंदर उठ के आते हैं। रैदर देन एक यूनिटी आए, एक रीजनल सेंटिमेंट लोगों के अंदर उठ के आ जाते हैं व्हेन दे सी कि जो उनका रीजन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन जोड़ी जा रही है ना। इंडियन फेडरलिज्म सर्व करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे वो रीजनल एस्पिरेशन लोगों के अंदर सर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल भट्टाचार्य 2005। तो इंडियन फेडरलिज्म रीजनल एस्पिरेशन लोगों के अंदर एकोमोडेट करता है। एक सेंस ऑफ रीजनलिज्म की जो बिलोंगिंगनेस से फीलिंग है, वो लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है विद इन द इंडियन फेडरलिज्म। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक हमें कॉलोनियल लेगेसी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है वहाँ पे इंडिया ने रिटेन किया था एक ब्रिटिश एरा, जो कि लार्ज प्रोविंसेस या फिर प्रेसिडेंसीज में देखा गया था। फॉर एग्जांपल मद्रास एंड बॉम्बे के अंदर एक एथनो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जितनी भी पॉपुलर एजुटेशन है वो एक डिवीजन ऑफ स्टेट हमें देखने को मिलता है, जो कि लिंग्विस्टिक और एथनिक लाइंस के ऊपर बेस्ड होती है। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है, जहाँ पे रोल ऑफ लैंग्वेज देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी बेसिस बन जाते हैं किसी भी एक स्टेट की फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, जो कि बनी थी एथनिसिटी के लिए, इकोलॉजिकल और रीजनल डेप्रिवेशन के लिए। वहीं पे अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में करंटली 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है ना। 11 हमारा आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फेडरलिज्म। ना हमें सेंटर स्टेट पावर्स देखने को मिलते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं, जहाँ पे जो गवर्नेंस है वो डिवाइड होती है यूनियन लिस्ट के अंदर, जो कि सेंटर के डोमेन में आती है, स्टेट लिस्ट जो कि स्टेट डोमेन में आती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की देखी जाती है, सेंटर की एंड स्टेट की। इंस्टीट्यूशन काफी सारे हैं जो कि फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन हमें देखी जाती है स्टेट की पार्लियामेंट के अंदर। अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो टैक्स शेयरिंग को डिटरमाइन करती है, जो कि एक मैकेनिज्म है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जीएसटी काउंसिल भी देखने को मिला है, जिसमें स्टेट मेंबर इंक्लूड होते हैं एक जॉइंट टैक्सेशन डिसीजन फॉर्म करने के लिए ना। आपका एक बॉक्स 6.3 है, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारी इंडियन यूनिटी को। तो वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेंशन है कि जो 1920s था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया था लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर, जहाँ पे वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस उन्होंने प्रॉमिस की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर। वहीं पे अगर हम पोस्ट 1947 की बात करते हैं तो नेहरू एंड पटेल जैसे लीडर्स ने फियर किया था लिंग्विस्टिक डिवीजन की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा एज अ कंट्री। जो लोगों के अंदर यूनिटी है बीइंग इंडियंस, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वजह से वीक होती दिख जाएगी आफ्टर पार्टीशन।
देन ये देखा गया आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ जिसने कि ट्रिगर किया था पोटी श्रीमलू की डेथ के बाद, क्योंकि उन्होंने फास्ट पे वो गए थे और देन उनकी डेथ हो गई थी 1953 के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई एंड इवेंचुअली आंध्र प्रदेश जो स्टेट थी वो फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुई थी, सेटल हुई थी 1956 में। इसकी वजह से जब पोटी श्रीमल्लू की डेथ हुई एंड देन आंध्र प्रदेश जब सेटअप हुआ था, उसके बाद एसआरसी की फॉर्मेशन देखने को मिली थी 1956 में। ना लिंग्विस्टिक स्टेट का क्या इम्पैक्ट रहता है, एक तो स्ट्रेंथन यूनिटी होती है, जितने भी रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडियाज हैं, आइडेंटिटीज हैं इंडिया के अंदर, वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कन्नडिगा हो गया, फिर इंडियन हो गए, वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं हमें। और जो लैंग्वेज है इन रीजन्स के अंदर, इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज के अंदर, वो एक स्ट्रेंथनिंग हमें इन डिफरेंट कम्युनिटीज की देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं, जितने भी लिंग्विस्टिक स्टेट है उनके अंदर टेंशन मिनिमाइज हो जाती है एज कंपेयर टू नेबरिंग कंट्री, जैसे श्रीलंका हो गया जहाँ पे सिंहला और तमिल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, वहीं पे पाकिस्तान है जिसमें ईस्ट वेस्ट डिवीजन है सिंस 1971। ना फ्रेगमेंटेशन अवॉइड होती है, अगर हम लिंग्विस्टिक एस्पिरेशन को इग्नोर कर देते हैं उसकी वजह से मल्टीपल नेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ वन इंडिया, तो फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड कर सकता है लिंग्विस्टिक स्टेट। ना डी आ जाएगा हमारा कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, अगर हम इंडिया के लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म की बात करते हैं एज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल पॉलिसी जो कि श्रीलंका में देखी जा सकती है, तो वहां पे हम इंक्लूसिविटी देख सकते हैं विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन इंडियन फेडरलिज्म। नाउ जब हम लिंग्विस्टिक और रीजनल अकोमोडेशन की हमने इतनी बात की है फेडरल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, उसने ना कि सिर्फ इंडिया की यूनिटी को प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन जो हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको भी काफी ज्यादा एनरिच किया है, जहाँ पे डाइवर्स एस्पिरेशंस को एड्रेस किया गया है। नाउ जब हम बात करते हैं रिलीजन रिलेटेड इशू एंड आइडेंटिटीज के इंडिया के अंदर, तो हमें काफी सारी डायमेंशंस देखने को मिलती है रिलीजन रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट उसमें से हमारा आ जाता है सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म। तो जब हम स्टेट की रिलेशनशिप को एड्रेस करते हैं रिलीजन और पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स के अंडर, तो वहां पर रिलीजन अपने आप में एक प्राइमरी आइडेंटिटी का सोर्स बन जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जहाँ पे एक बैलेंस बना के रखना सेकुलर गवर्नेंस और रिलीजियस डाइवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि दिखाता है कि जो हमारी स्टेट है उसको क्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज के बीच में, स्पेशली जो कि अनइक्वल है नंबर और पावर के अंदर, मतलब कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए, राइट। ना अगर हम माइनॉरिटी राइट और नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक विजन इंडियन नेशनलिज्म की, जहाँ पे जो इंडियन नेशनलिज्म है वो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है और एम करता है कि हम इंक्लूसिविटी लेके आए। काफी सारी जितने नेशनलिस्ट है जैसे गांधी जी, टैगोर, उन्होंने एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए एडवोकेट किया कि इक्वालिटी और यूनिटी होनी चाहिए हमारे नेशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बिल्ड करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने काफी सारी डोमिनेंट ग्रुप की जो टेंडेंसी है जहाँ पे वो इक्वेट करते हैं अपने कल्चर को या रिलीजन को विद नेशन स्टेट, उसको भी एड्रेस किया ऐसी टेंडेंसी को ना। अगर हम जब हम इतना माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं माइनॉरिटीज को। तो सोशियोलॉजिकल सेंस के अंदर जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल इंफियोरिटी देखने को मिलती है जो कि रिलेटिव डिसएडवांटेज के साथ कपल होती है, राइट। नंबर में भी वो इंफीरियर है और उनके पास डिसएडवांटेजेस भी काफी सारी है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकली जितने भी वेल ऑफ ग्रुप्स हैं, चाहे पारसी हो, सिख हो, वो आज भी कल्चरल चैलेंजेस फेस करते हैं बिकॉज उनकी डोमोग्राफिक जो हमारी डोमिनेंस है वो हिंदूज के द्वारा ज्यादा है। तो एक जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हिंदूज नहीं है, उनको आज भी चैलेंज फेस करने को मिलते हैं। रिलीजियस या फिर कल्चरल माइनॉरिटीज है वो आज भी एक्सक्लूजन फेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड होने के बावजूद भी, और उनको इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिले भी नहीं हुए ना। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, आई डोंट नो ये कैसे छोटा हो गया, 1 सेकेंड, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं हमारी डेमोग्राफिक ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज की, तो उसमें हमारे फर्स्ट हिंदू आ जाते हैं जो कि एक
मेजॉरिटी ग्रुप है वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट इज 966 मिलियन, जहाँ पे इंटरनली डिवाइडेड है वो कास्ट और रीजनल आइडेंटिटीज की वजह से, बट दे आर जो उनका रिलीजन है वो हिंदू है। नाउ मुस्लिम क्या है, वो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है विद 14.2%। वो अक्रॉस कंट्री स्कैटर्ड है, जैसे जम्मू कश्मीर, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला के अंदर आपको वो दिख सकते हैं एक लार्ज नंबर के अंदर ना। वहीं पे क्रिश्चियंस है वो 2.3% ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड गोवा एंड केरला जैसी स्टेट। वहीं पे जो सिख है वो 1.7% है पॉपुलेशन के, एंड मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ अदर माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट जो है हमारे वो 0.7%, दैट इज 8 मिलियन, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन महाराष्ट्र, सिक्किज्म एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जैन्स इज ओनली 0.4%, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली के अंदर ज्यादा जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं ना। काफी ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी निकले हैं जो कि माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करते हैं, जहां पे हमारा फर्स्ट है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बात करता है कि हमें सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, उनकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, और कैसा भी जो एडमिशन से डिनायल है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर अगर कैसा भी उनको डिनायल मिलती है या फिर कैसा भी तरीके का उनको एक इग्नोरेंस मिलती है इन बेसिस के ऊपर, तो उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 29। वहीं पे आर्टिकल 30 बात करते हैं कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट मिलना चाहिए ताकि वो अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सके। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, जहाँ पे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है उनको एड अगर नहीं मिल रही है तो वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है आर्टिकल 30 ना। हिस्टोरिकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अदर नेशन से हमें क्या लेसन देखने को मिले, तो पाकिस्तान के अंदर हमें ये, पाकिस्तान के थ्रू हम ये सीख सकते हैं कि जो फेलियर है कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट को रिस्पेक्ट करने का, उसकी वजह से बांग्लादेश फॉर्म हुआ है, जो कंट्री थी उसका बंटवारा हो गया था। श्रीलंका के अंदर इम्पोजिशन देखने को मिली थी सिन्हालीज की एस नेशनल लैंग्वेज, जिसकी वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था ना। सेकेंड, अगर हम बात करें ग्लोबल प्रिजर्वेंस की, माइनॉरिटीज की, तो हर एक नेशन के अंदर एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, माइनॉरिटीज होती है, क्योंकि उसकी हिस्टोरिकल माइग्रेशन वैसे कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म, बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डोमिनेंट ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज अपने आप नेचुरली फॉर्म हो जाती है ना। अगर हम की फिगर्स के इनसाइट को देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके बॉक्स 6.4 में दिया, उन्होंने डिवाइसिव और एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया वेस्ट के, और उन्होंने वार्निंग दी है कि हमें ऐसी हेटेड और सुप्योरिटी जैसी फीलिंग नहीं लानी चाहिए। वहीं पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एम्फेसाइज किया एक्सप्लोसिव पोटेंशियल ऑफ इग्नोरिंग, अगर हम माइनॉरिटी राइट्स को इग्नोर करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत कुछ जो बुरा है वो हम झेल सकते हैं, जो कंट्री है वो डिवाइड हो जाएगी। जो ट्रस्ट इंडियन माइनॉरिटी जो प्लेस करती हैं ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा, राइट, वो कहीं ना कहीं उठ जाएगा, और जो मेजॉरिटी है उसका अगर प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटीज अगर उनको नहीं दी जाएगी तो वो एक जो दंगे फसाद है वो हमें देखने को मिल सकते हैं ना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सब प्रमोट करते हैं, जो कि फाउंडेशन है इंडिया के नेशनलिज्म के लिए, जहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी को, जो कि सेंट्रल इंडियन इंडिपेंडेंस का जो नारा है और नेशन बिल्डिंग में भी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने आप में गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के लिए। अगर हम मॉडर्न इम्प्लीकेशन देखें तो हमें फोर्सिबल इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज का, जिसकी वजह से हमारी नेशनल यूनिटी वीक हो सकती है। हमें डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करके हमारी जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमारी जो यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आई डोंट नो ये लेटर्स इतने छोटे कैसे हो गए, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर दूं। ओके, नाउ कम्युनलिज्म यहाँ पे आ जाएगा। कम्युनलिज्म क्या है? एक अग्रेसिव शोविनिज्म है जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक ग्रुप को सुपीरियर देखा जाता है ओवर अदर ग्रुप्स। ये यूनिक है साउथ एशिया में बिकॉज ये न्यूट्रल मीनिंग ऑफ इंग्लिश से हटके एक अलग ही कम्युनल या फिर कलेक्टिव मीनिंग के साथ जुड़ गया है। प्राइमरली ये पॉलिटिकल है, रिलीजियस नहीं है, ऑल्दो इसको रिलीजन के बेसिस पे यूज किया जाता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए। यहाँ पे बिलीव किया जा रहा है कि जितनी भी रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं वो अदर आइडेंटिटीज को ओवरराइड कर देती है, ओवर पावर कर देती है, अदर आइडेंटिटी जैसे क्लास, कास्ट, ऑक्यूपेशन। अब इम्पैक्ट क्या है कम्युनलिज्म का? हमें एक डाइवर्स ग्रुप देखने को मिल रहा है, सिंगुलर होमोजेनियस, जैसे कि ऑल हिंदूज आर सेम, जिसकी वजह से एक हमें रिकरेंट सोर्स ऑफ टेंशन और वायलेंस
इंडिया के अंदर देखी जा सकती है, इंक्लूडिंग प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस राइट, जो कि बोथ हिस्टोरिकल और इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जिन्होंने बढ़ावा दिया है, उसकी वजह से डिवाइड एंड रूल जैसी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे ऊपर काम की है ना। प्लूरलिज्म एंड सिंक्रेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का एक रिच ट्रेडिशन है रिलीजियस प्लूरलिज्म सिंक्रेटिज्म, जिसने एग्जाम्प्लीफाई किया है भक्ति और सूफी जैसे मूवमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कबीरदास की जो पोइट्री है वो एम्फसाइज करती है यूनिटी एंड स्पिरिचुअल प्लूरलिज्म को, एंड वो रिलीजियस डिविजन्स को रिजेक्ट करते हैं। देन हमारे सेकुलरिज्म आ जाएगा। हम सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर हमें एक चर्च और स्टेट का सेपरेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे रिलीजन को एक पर्सनल स्फीयर में देखा जाता है। वहीं पर अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म देखें तो इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक रिलीजन को, कोई सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन का। हमें अकोमोडेशन देखने को मिलती है डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज दी जाती है हर एक रिलीजन को ना। अगर हम चैलेंज की बात करें इंडियन सेकुलरिज्म में तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिए, स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि ऑफन क्रिटिसाइज भी किया जाता है एज फेवरेटिज्म और अपीजमेंट। वहीं पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी टेंशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन सेकुलरिज्म के अंदर एक हमें रिस्क देखने को मिलता है, जहाँ पे वो इम्पोज कर रहे हैं मेजोरिटी कम्युनिटी को, जो कि वैल्यू कर रहे हैं माइनॉरिटीज को। काफी ओके, टू हमारे 2 पेजेस बस रह गए इस चैप्टर के, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू फिनिश इट इन दिस वीडियो एंड नॉट टू मेक सेपरेट वीडियोस। नाउ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो स्टेट का क्या रोल रहता है कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करना और रिप्रेजेंट करना नेशन को, जो कि अथॉरिटेरियन और करप्ट और इनएफिशिएंट बन सकता है। तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट ऐसी होती है जो सिविल लिबर्टीज को सप्रेस करती है, उनको दबाती है और अनअकाउंटेबल बन जाती है लोगों के लिए। वहीं पर अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो वो नॉन स्टेट नॉन मार्केट पब्लिक डोमेन है, जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है एंड एक्टिव सिटीजनशिप लोगों की देखने को मिलती है। यहाँ पे एनजीओ, ट्रेड यूनियन, मीडिया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, जो कि डाइवर्स सोशल कॉजेज इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, जैसे ट्राइबल राइट, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन रिफॉर्म की एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें हाउसिंग राइट के ऊपर काफी ज्यादा कैंपेन्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म्स है, राइट है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, जैसे कि दलित हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 का, जो कि सिटीजन को एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। की प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इंक्लूड करता है राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एंड ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स। अब हमें रिप्लेस्ड रिस्ट्रिक्टिव लॉज भी देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923 के इसके अंडर राइट। अब हमारे की टेक अवेज क्या है जो हमने अभी पढ़ा इतना, तो कम्युनलिज्म क्या एक डिवाइसिव पॉलिटिकली चार्ज्ड आइडियोलॉजी है जो कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक रिलीजन को, लेकिन हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं सेकुलरिज्म विद इन इंडिया, जहाँ पे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा असेंशियल है किसी भी स्टेट की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, करप्शन को फाइट करने के लिए और सोशल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने के लिए। आरटीआई एक्ट एक लैंडमार्क लॉ है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है और सिटीजन्स को एम्पावर करने की बात करता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल होल्ड करता है। तो ये हमारा चैप्टर 6 था, इसके साथ हमारे चैप्टर 6 फिनिश हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, आपको डिस्कशन अच्छा लगा है राइट, अगर आपको कंटेंट की जो नॉलेज अगर आपकी बढ़ी है थोड़ी सी भी, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6 फ्रॉम 1 to 10। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, कंफ्यूजन है और कोई आप कंटेंट चाहते हो कि मैं कवर करूँ और कहीं से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि जो आपकी नीड्स, डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स है मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो प्रोवाइड न्यू वीडियो लेके आऊँ। सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 6। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई विल सी you very, very soon. Till then, study well, study hard, and all the very best for you both.